Hello everyone, welcome again to Ease Learning. This is Monica and today I will discuss about कॉमर्स। आज हम डिस्कस करेंगे पेपर टू कॉमर्स को, उसके सिलेबस को। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि कॉमर्स का सिलेबस डिस्कस कीजिए। देखिए, इस चैनल ईज लर्निंग चैनल पे मैं आपको बता दूं, जो नए हैं, पेपर वन की प्रिपरेशन होती है। आपका एन टी ए यू जी सी नेट पेपर वन और पेपर टू एजुकेशन का सारा सिलेबस डिस्कस हो चुका है। अब साथ साथ आपके कॉमर्स का डिटेल वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे विच इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरे पास कोई फ़िलहाल अभी पेड कोर्स नहीं है और ना मैं इंटरेस्टेड हूँ किसी पेड कोर्स के लिए। मेरा फर्स्ट टारगेट यही रहेगा कि मैं आपको यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल करवाऊँ। तो यूट्यूब पर आप कॉमर्स की क्लासेस होंगी, सिलेबस वाइज, यूनिट वाइज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। क्योंकि यूनिट वाइज हम चीज़ें डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं सिलेबस को। ठीक है, जैसे हमने एजुकेशन स्टार्ट किया था बिल्कुल बेसिक से। एजुकेशन में हमने यूनिट वाइज, यूनिट वन टू थ्री करके हमने सारी 10 यूनिट्स कवर की। पेपर वन के वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। अब आपके कॉमर्स के वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल होंगे। पेपर वन और एजुकेशन साथ साथ चलता रहेगा, उसके प्रीवियस क्वेश्चन भी साथ साथ कंटिन्यू होंगे। कॉमर्स के डिटेल वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे, स्पेशली आपके सब्जेक्ट से कंसर्न। आपका कॉमर्स जो सब्जेक्ट है उससे कंसर्न आपको यूनिट वाइज वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। और जो भी कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं जो चाह रहे हैं कि इस साल वो नेट का पेपर दें, नेट JRF क्वालिफाई करें, तो वो चैनल के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया है। ईज लर्निंग पे आपको पेपर वन एजुकेशन पेपर, पेपर टू एंड पेपर टू कॉमर्स, इन तीनों के आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, और साथ साथ आपको मिलेंगे फ्री PDF नोट्स टेलीग्राम ग्रुप पे। और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है जो मैं आपको शेयर करूँगी, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए, आपका जो पेपर वन है उसमें 50 क्वेश्चन आते हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो 100 मार्क्स हो गए आपके पेपर वन के लिए। जो जनरल पेपर होता है उसमें आपकी 10 यूनिट्स होती हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, इस तरीके से आपकी 10 यूनिट्स डिवाइड होती हैं। हाई एजुकेशन, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, सब कुछ। अब ऐसे ही आपका पेपर टू एजुकेशन की 10 यूनिट्स हैं और पेपर टू कॉमर्स, सभी पेपर टू के लिए आपको 10 यूनिट्स गिवन है और 200 मार्क्स का आपका ये एग्ज़ाम होगा। तो इसमें भी 2 मार्क्स ईच आपके क्वेश्चन होंगे। तो 300 मार्क्स इस तरीके से आपके टोटल होते हैं। पेपर वन 100 मार्क्स, पेपर टू 200 मार्क्स। ये बेसिक चीज़ें आपको इसलिए बताई जा रही हैं कि जो भी चैनल के साथ नए हैं या NTA नेट पेपर वो पहली बार दे रहे हैं तो उन्हें पता हो कि पैटर्न क्या है। ठीक है, अब कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहले समझना इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपके जो भी सब्जेक्ट होता है उसका सिलेबस वाइड होता है और आता सिलेबस में से ही है। आपने 11th से लेकर अपनी मास्टर डिग्री तक जितना भी कॉमर्स स्टडी किया है, जितना भी अकाउंट्स, जितने भी सब्जेक्ट आपने स्टडी किए हैं, सब इसका पार्ट है। लेकिन NTA ने हमें एक सिलेबस दिया है, हम उस सिलेबस के अकॉर्डिंग काम करेंगे। ये सिलेबस आपका एक पैटर्न बताएगा जिसमें से आपके क्वेश्चंस आएंगे। 10 यूनिट्स हैं, हर यूनिट से मोस्ट प्रॉब्ली 8 to 10 क्वेश्चंस आते हैं। 10 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच यूनिट। कुछ की वेटेज ज़्यादा हो जाती है और NTA अकॉर्डिंगली क्वेश्चन डिवाइड करते हैं, लेकिन कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे जो एक पैटर्न चला आ रहा है काफ़ी टाइम से। तो आपकी 10 यूनिट्स हैं। फर्स्ट यूनिट वी हैव बिजनेस इन्वायरमेंट। फर्स्ट यूनिट है आपकी बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, बिजनेस इन्वायरमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस। बिजनेस इन्वायरमेंट, अब देखो कॉमर्स स्टडी कर रहे हैं तो वही आपका कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ स्टडी करना है आपने। कि अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी है, आप बिजनेस इन्वायरमेंट कैसे कंसिडर करेंगे, इंटरनेशनल बिजनेस का क्या रोल है, अब डिस्कस करेंगे डिटेल में। सेकेंड यूनिट वी हैव अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। आपकी जो सेकेंड यूनिट है वो है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। ठीक है, इसमें हम सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कन्वेंशंस, ऑडिटिंग, ये सब डिस्कस करेंगे। थर्ड वी हैव द बिजनेस इकोनॉमिक्स। थर्ड यूनिट आपकी बिजनेस इकोनॉमिक्स, जिसमें आपकी BCom पार्ट तक का सिलेबस आता है, सारा MCom का भी आता है। डिटेल डिस्कस करेंगे। ईजी है और गेनिंग है। जितनी कंसेप्ट फॉर्मेशन होगी उतनी जल्दी आप मार्क्स गेन कर पाएंगे। आपको मार्केट्स के बारे में नॉलेज है तो मार्केट इक्विलिब्रियम आपसे अगर पूछ लिया तो आपको अब कंसेप्ट नॉलेज है तो मार्केट इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आया, आपने इजीली आंसर मार्क कर दिया। तो जितनी कंसेप्ट फॉर्मेशन होगी उतना आपके लिए पेपर ईजी हो जाएगा। देन वी हैव बिजनेस फाइनेंस। इसमें सारी फाइनेंशियल टेक्निक्स आपकी आपकी मार्केट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट एंड ऑल। देन बिजनेस स्टैट्स एंड रिसर्च मेथड, जो आपका पेपर वन का भी पार्ट है। पेपर वन में रिसर्च मेथड पे क्वेश्चन आते हैं। रिसर्च क्या है, आपकी यूनिट 6 का पार्ट है। ठीक है, तो ये बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HRM। बिजनेस मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ईजी है, बट फिर भी स्टूडेंट्स के आंसर गलत हो जाते हैं क्योंकि कंसेप्ट फॉर्मेशन नहीं है उनको। ठीक है, आपको ईजी लगेगा, ऑब्जेक्टिव ही तो पूछे हैं।
एचआरएम का मीनिंग ही तो पूछा है, लेकिन उसमें भी कन्फ्यूजन है, फिर भी आंसर गलत कर दिया। तो ये गेनिंग है, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है। आप इसमें जितनी अच्छी कंसेप्ट फॉर्मेशन करेंगे, उतनी जल्दी आप आंसर मार्क कर पाएँगे। देन आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इसमें बहुत रीसेंट डेवलपमेंट, रीसेंट ट्रेंड्स या रीसेंट क्या चल रहा है वो कंसेप्ट भी आते हैं। बैंकिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए, जितने भी बैंक्स हैं, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक के फंक्शंस क्या हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैसे हैं, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या है, ठीक है। देन वी हैव मार्केटिंग मैनेजमेंट, अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे सभी यूनिट्स को। मार्केटिंग मैनेजमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार 10 क्वेश्चन से भी ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें। रीसेंट ट्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें मार्केटिंग मैनेजमेंट में। 4 पीस ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग कैसे करेंगे, ठीक है, मार्केटिंग मैनेजमेंट कैसे करेंगे, बहुत सारे न्यू कंसेप्ट आपके आ जाते हैं इसमें। लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस एंड यूनिट 10 इनकम टैक्स, ये दोनों यूनिट आपकी कंसेप्ट फॉर्मेशन तो है ही, लेकिन एज इट इज़ लर्न करने की यूनिट है। आपको ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। उसके लिए निमोनिक्स हम यूज़ करेंगे। तो लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस एंड इनकम टैक्स, डिडक्शंस क्या है इनकम टैक्स की, लीगल एस्पेक्ट्स कैसे हैं, ये सब चीज़ें आपकी जो है वो क्रैमिंग बेस्ड हैं। आपको रूट लर्निंग भी कर सकते हैं और आपको ये चीज़ें याद रखनी होगी। सिलेबस आप 11 से लेके मास्टर्स तक का सब आता है। तो आपने बेसिक चीज़ों को रिवाइज़ करना है जो आपके सिलेबस में मेंशन है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं यूनिट वाइज़। फर्स्ट यूनिट वी हैव बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। इसमें सबसे पहले आपकी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं इकोनॉमिक पॉलिसी, मॉनेटरी, फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल वर्ड इज ऑलवेज कंसर्न विद बजटरी, ठीक है, बजट क्या है, बजटरी पॉलिसीज क्या है। देन आपका रोल इन गवर्नमेंट बिजनेस, लीगल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे इससे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से। फैमा से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। CSR इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्कोप एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, इसकी थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस नेट के की एलिमेंट हमने देखी, बिजनेस इन्वायरमेंट का इंटरनल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। देन वी हैव दी इकोनॉमिक पॉलिसी से क्वेश्चन बनते हैं, फैमा से क्वेश्चन बनता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन से क्वेश्चन बनता है। CSR वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इफ़ यू आर रनिंग अ बिजनेस तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है टूवर्ड्स योर सोसाइटी, उसकी बात करता है। थ्योरीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने की एलिमेंट पे फोकस करना है। आई रिक्वेस्ट कि आप वीडियो लेक्चर देखने के बाद आप प्लीज़ इसका एक प्रिंटेड फॉर्म जो है आपका सिलेबस वो नोट डाउन कर लीजिए, या अपने हाथ से लिख लीजिए, नोटबुक में लिख लीजिए, या प्रिंटेड फॉर्म में ले आइए अपने पास, जिससे कि आप रेगुलर लेवल पे प्रैक्टिस कर पाएँ। आपको सिलेबस पता हो कि ये टॉपिक कहाँ का है, ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, आपको सिलेबस एज इट इज़ करना है। तो सिलेबस तो करना ही है, एक्स्ट्रा दूर तो दूर की बात है, आपने सिलेबस पे सबसे पहले कमांड करनी है। देन वी हैव फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्वेश्चन आता है इससे। देन आपका कॉस्ट एंड बेनिफिट, लेकिन एनटीए का भी पैटर्न बहुत अब टफ हो चुका है। एक 50%, 55-60 करके आप नहीं कर पाएंगे। तो अपना लेवल कम से कम 5% का ग्रेस रखिए। नेट अचीव करना है, जितना भी कट ऑफ आए, जितनी भी आप 65 तक जाते हैं नेट के लिए, तो 70% का टारगेट रखिए। JRF में भी 75% का टारगेट रखिए, ताकि हो ही जाए, नेट JRF हो ही जाए आपका, आपका रुके ही नहीं। तो किसी भी हाल में आपका नहीं रुकना चाहिए, तो उसलिए अपना आपको प्रिपरेशन बहुत अच्छी करनी है, ठीक है। देन वी हैव रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ये भी आपके इम्पॉर्टेंट हैं। देन आपका एक क्वेश्चन बनता है आपकी एजेंसी से, एशियन, सार्क एंड नफ्ता हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, WTO से कितने सालों से क्वेश्चन आ रहा है, और ये क्वेश्चन आपको मार्क्स दिलाएंगे। आपने इनके बारे में एक इन्फॉर्मेशन ले ली, कंसेप्ट समझ लिया, कब क्या हुआ था, WTO का क्या है, फंक्शन कैसे हैं। गेट से क्वेश्चन बनता है, ट्रिप्स ट्रिम्स, ठीक है, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। तो ये सब चीज़ें आपको मार्क्स दिलाएंगी, ठीक है। तो ये था आपकी यूनिट 1। देन आपकी यूनिट 2 में आती है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, देखिए हमने 11th स्टार्ट की थी, 11th में अकाउंटिंग प्रिंसिपल से। ये उसी बुक से करना, 11th की बुक तो बेटर होगा, मैं आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करूँगी इस पर भी। तो ये आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल कन्वेंशन, तो ये बच्चों को वैसे तो लगता है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल ही तो पूछे हैं, लेकिन जब क्वेश्चन पुट किया जाता है तो वो प्रिंसिपल कौन सा है उस पर कन्फ्यूज हो जाते हैं और आंसर गलत हो जाता है। तो इसमें आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वेरी इंपॉर्टेंट, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप 12th याद कीजिए, आपकी पार्टनरशिप अकाउंट्स, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, इंसॉल्वेंसी, इस पे क्वेश्चन आता है। इस पे देखिए एनटीए जो है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछते हैं, लेकिन डिटेल प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपकी नॉलेज को टेस्ट किया जा रहा है। तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन, इंसॉल्वेंसी और पार्टनरशिप फॉर्म आपको पता लग जाए। बहुत डिटेल जैसे आपके 12th में आते थे वैसे क्वेश्चन तो नहीं आएंगे,
कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, आपके कंसेप्ट फॉर्मेशन से कंसर्न क्वेश्चन आ सकते हैं, लिक्विडेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 चीज़ें आपने अच्छे से याद कर लेनी है, एक्विजिशन, मर्जर एंड अमलगमेशन। ठीक है? सिलेबस डिस्कस करने के बाद मेरा नेक्स्ट टारगेट है कि मैं सारा सिलेबस आपको कवर करवाऊँ यूट्यूब पर। जो आपके जो स्टूडेंट ऑफलाइन जॉइन है उनका सिलेबस हो चुका है। अब यूट्यूब पे आपको सब कुछ प्रोवाइड होगा। ठीक है? तो जैसे-जैसे सिलेबस होता जाएगा आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी होगी, आपको समझ आएगा पैटर्न क्या है, आप एलिजिबल होंगे, आप आंसर मार्क कर पाएँगे। एबीसी दैट इज़ योर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेक इवन एनालिसिस पे एक क्वेश्चन बनता है, ईज़ी क्वेश्चन होता है। ब्रेक इवन एनालिसिस, ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, ठीक है? कैसे आप कैलकुलेशन करेंगे? देखिए कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी वाइड है लेकिन इन्होंने सिलेबस को डिवाइड कर दिया मार्जिनल कॉस्टिंग और ब्रेक इवन में। ज़्यादा सिलेबस नहीं पूछा आपसे। तो काइज़न कॉस्टिंग, काइज़न मतलब कैसे आप सेविंग करेंगे, कॉस्ट इफेक्टिव कैसी होगी, जस्ट इन टाइम ये आपकी ऑलरेडी वीडियो लेक्चर अवेलेबल है। डिसीजन मेकिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। क्लियर? हर यूनिट में 10 क्वेश्चंस तो मिनिमम आते हैं। कुछ यूनिट ज़्यादा भी स्कोर कर जाती हैं, कुछ से 8 क्वेश्चन आ जाएँगे आपको। देन आपका आता है फाइनेंशियल सिस्टम स्टेटमेंट एनालिसिस। रेशियो पे एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा और गेनिंग होगा। अगर क्वेश्चन मिलता है तो आपसे इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो पूछ लिया, आपसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो आपके लिए ये ईज़ी है, फॉर्मूला लगाया, आंसर निकाला और आपका मार्क्स ईज़िली। आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं तो कैलकुलेशन और अच्छी करनी है आपको। सीएफएस, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन-सा था, सीएफएस में कितनी 3 कैटेगरीज़ होती हैं। आपसे बेसिक क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर भी कि सीएफएस में 3 कैटेगरीज़ पूछी थी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, ईज़ी क्वेश्चन था। तो कुछ चीज़ें आपको बेसिक भी पता है तो आपके लिए ईज़ी हो जाएँगी। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग पे भी क्वेश्चन आते हैं। आईएफएस ये आपको लर्न करना है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड आईएफआरएस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, ये एज़ इट इज़ आपको लर्न करने हैं और उसके लिए लर्न मैं करवाऊँगी आपको निमोनिक्स की हेल्प से। तो ये क्वेश्चन बनते हैं और ईज़ी हैं, ठीक है? रीसेंट ट्रेंड्स इन ऑडिटिंग, देखो अब क्या किया एनटीए ने ना, एक रीसेंट ट्रेंड का टॉपिक देके कुछ भी पूछ लेते हैं। रीसेंट ट्रेंड्स इन ऑडिटिंग, तो आपको अवेयर भी होना होगा कि अभी क्या चल रहा है, रीसेंट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, क्योंकि रीसेंट ट्रेंड्स सिलेबस में मेंशन है तो दे कैन आस्क एनीथिंग। क्लियर? तो ये इस तरीके से आपका सेकंड यूनिट है। गो थ्रू हो जाइए सिलेबस के साथ जिससे कि अंडरस्टैंडिंग हो। देन वी हैव यूनिट 3, बहुत इंटरेस्टिंग है। इकोनॉमिक्स पर्सनली मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो एक बार अगर आपको इकोनॉमिक्स पे कमांड आ गई आपकी, तो बहुत ईज़ी लगती हैं आपको चीज़ें। आप डायग्राम कभी बनवा लीजिए, आप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। मतलब आप एज़ ए स्टूडेंट हो अगर, कि आपको कंसेप्ट समझ आ गया कि इकोनॉमिक्स में क्या चीज़ें कही हैं, तो बहुत ईज़िली आप खुद चाहेंगे कि मैं डायग्राम बनाकर दे दूँ या मुझे तो पता है इस बारे में क्या पूछा गया है। तो ये आपका 11th 12th बीकॉम और एमकॉम तक की इकोनॉमिक्स है। इम्पॉर्टेंट है। अच्छी चीज़ क्या है, सिलेबस मेंशन है। तो सिलेबस जब भी मेंशन है तो आपने वही करना है। तो मीनिंग ऑफ बिज़नेस इकोनॉमिक्स, जिसमें भी बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो मीनिंग है बिज़नेस फर्म्स क्या होती हैं, उनका ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे क्वेश्चन है, आपको डायग्राम दे दिया, आपसे पूछ लिया कि कौन-सी आपकी डिग्री है, आपकी इलास्टिक है, यूनिटरी है, लेस देन है, ग्रेटर देन है। कंज्यूमर बिहेवियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंज्यूमर बिहेवियर। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पे क्वेश्चन बनता है, सब आपने 12th में किया हुआ है। ठीक है? अब रिवीजन टाइम है और बहुत अच्छे से रिवीजन करनी है। देखिए 12th में तो था कि सब्जेक्टिव के तौर पे आपने लिख दिया और समझ गए। अब आपकी एक्चुअल नॉलेज को टेस्ट किया जा रहा है एनटीए में। फ्यूचर में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे तो आपको इतना पता हो तभी आप टीच कर पाएँगे। तो थ्योरी ऑफ कॉस्टिंग, शॉर्ट रन में कैसे रहेगी कॉस्ट, लॉन्ग रन में कैसे रहेगी, प्राइस डिटर्मिनेशन क्या है, मार्केट फॉर्म्स क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट्स की फीचर्स पूछ लिए, पूछा कि प्राइस टेकर है और मेकर है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मार्केट का फीचर्स क्या है, ओलिगोपोली में डिमांड कर्व कैसे बनेगा, प्राइस लीडरशिप मॉडल क्या है, मोनोपोली मीन सिंगल, मोनो मीन सिंगल, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी कहाँ होगी, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर 1 में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं इससे। प्राइस स्कीमिंग, ठीक है, प्राइस पेनिट्रेशन, पीक लोड प्राइसिंग, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और एक बार आप इन चीज़ों में जाएँगे तो आपको खुद ईज़ी लगेगा। जितना आपको सिर्फ कंसेप्ट, फॉर्मेशन और कीवर्ड्स को ध्यान रखना है, पेपर आपका बहुत जल्दी सॉल्व होगा। ठीक है? जेआरएफ चाहिए तो जेआरएफ के लिए मेहनत करनी पड़ेगी आपको। तो बिज़नेस फाइनेंस, और मेहनत भी ऐसी है कि हम हार्ड वर्क तो करेंगे, पर हम स्मार्टली करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे। ये नहीं कि हम दिन में 10 घंटे स्टडी कर रहे हैं और फिर भी हमारा रिज़ल्ट नेगेटिव आया, हम नहीं क्वालीफाई कर पाए। लेकिन हमें स्मार्ट वर्क करना है। हमने सिर्फ कंसेप्ट फॉर्मेशन और कीवर्ड्स की हेल्प लेनी है, जिससे कि हमारी जैसी कंसेप्ट फॉर्मेशन होगी हमें क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तो अब स्मार्ट वर्क करने का टाइम है। एनटीए स्मार्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, तो आपने भी स्मार्ट वर्क करना है और आपने आंसर भी स्मार्टली करना है। देन फोर्थ यूनिट वी हैव बिज़नेस फाइनेंस।
बिजनेस फाइनेंस में है कि बिजनेस फाइनेंस, लीज फाइनेंसिंग क्या होती है। लीज आप रेंट पे देते हैं, फाइनेंसिंग करते हैं, हम देखते हैं, हम कंपेयर करते हैं कि कोई भी मशीनरी है कि हमें खुद परचेज करनी है या हम लीज पर ले लें, विच वन इज़ बेनिफिशियल, कॉस्ट इफेक्टिवनेस क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कितने सालों से आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल बीकॉम में किया आपने, मास्टर्स में किया। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे टॉपिक हैं जो आपके लिए एग्जाम जब आप दे रहे थे सब्जेक्टिव डिग्री कोर्सेज में तब भी इम्पॉर्टेंट थे, अभी भी इम्पॉर्टेंट है। कैपिटल बजटिंग डिसीजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, मतलब 10 क्वेश्चन बहुत इजीली बनेंगे और ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि मार्क्स आ जाए। थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैपिटल स्ट्रक्चर्स, कैपिटल का स्ट्रक्चर क्या है, रिस्क एंड कॉस्ट, ऐसे कीवर्ड्स की हेल्प से कीजिए। अभी तो फर्स्ट टाइम जो बच्चे सिलेबस देख रहे हैं उनको बहुत लग रहा होगा कि अरे कैसा सिलेबस है, कैसे करेंगे। लेकिन जब आप सिलेबस के साथ साथ टॉपिक करेंगे, वीडियो लेक्चर्स देखेंगे, कंसेप्ट फॉर्मेशन होगी, पीडीएफ में आपसे शेयर करूंगी, नोट्स पर्सनली शेयर करूंगी, तो उसके बाद आपको लगेगा कि जब भी हम टॉपिक देखेंगे आपको टॉपिक से कंसर्न वो चीज़ें याद रखनी है। जैसे कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट और रिस्क की बात थी, आपकी कैपिटल का स्ट्रक्चर क्या है, हमेशा नाम से चीज़ों को समझिए। क्या नाम लिखा हुआ है, कैपिटल स्ट्रक्चर, आपका स्ट्रक्चर क्या है। कॉस्ट, सोर्सेज ऑफ फाइनेंसेस क्या है, तो आपका, आपने कॉस्ट पे इंपॉर्टेंस दी है या आपने रिस्क फैक्टर पे इंपॉर्टेंस दी है। रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस। देन वी हैव फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। देन जीडीआर, एडीआर, कुछ नहीं फुल फॉर्म पूछ लेते हैं आपसे। ठीक है, तो ये आपका बिजनेस फाइनेंस है। नेक्स्ट वी हैव बिजनेस स्टैट्स एंड रिसर्च मेथड्स। देखिए, बिजनेस स्टैट्स एंड रिसर्च मेथड्स, रिसर्च आपका पेपर 1 का पार्ट है। ठीक है, रिसर्च आपका पेपर 1 में, रिसर्च ऐसा नहीं है पेपर 1 में भी रिसर्च कम है, कंप्लीटली है। रिसर्च मेथड्स भी हैं आपके, टेस्ट भी हैं, पैरामेट्रिक टेस्ट भी हैं, सब कुछ है। एक क्वेश्चन आपको मिलेगा मिलेगा, दैट्स योर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, आपसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पूछ लेंगे, अप्रोचेज ऑफ प्रोबेबिलिटी पूछ लेंगे, सैम्पलिंग से क्वेश्चन मिलता ही मिलता है, किस टाइप की सैम्पलिंग है, नॉन प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, रैंडम सैम्पलिंग कौन सी है, क्लस्टर सैम्पलिंग क्या है, स्ट्रैटिफाइड क्या है, स्क्यूनेस, डिस्पर्जन। अब देखो, अभी तक आपने किए हैं क्वेश्चंस, क्वेश्चंस भी आते हैं, लेकिन जो चीज़ हम स्किप कर देते थे, दैट्स योर प्रॉपर्टीज। आपने सेंटर टेंडेंसी, डिस्पर्जन, स्क्यूनेस, इनकी प्रॉपर्टीज को ध्यान रखना है। ठीक है, प्रॉपर्टीज को ध्यान रखना है आपने कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, उससे क्वेश्चन बनता है। आपने एज इट इज 5-6 प्रॉपर्टीज गिवन होंगी कि सेंटर टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, आप फाइंड आउट कर दें क्या प्रॉपर्टीज हैं, डिस्पर्जन की प्रॉपर्टीज क्या है, स्क्यूनेस की प्रॉपर्टीज क्या है, कोरिलेशन, कार्ल पियर्सन, स्पीयरमैन, तो रिग्रेशन क्या है, रिग्रेट, ठीक है, वापस जाना, गो बैक, टू वेरिएबल्स क्या है, मोर देन 2 वेरिएबल्स होंगे तो क्या होगा, तो इस तरीके से आपने करना है। देन वी हैव टोटल योर रिसर्च पार्ट, ये आपका आएगा बिजनेस स्टैट्स एंड रिसर्च में। ये सारे टाइप के आपका डेटा कलेक्शन कैसे करेंगे आप, सैम्पलिंग कैसे होगी, मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर 1 में भी मेथड ऑफ सैम्पलिंग से क्वेश्चन बनते हैं और समझना ही तो है, सिर्फ कंसेप्ट फॉर्मेशन करनी है, आपके मार्क्स हो गए आपके हाथ में। देखिए, एक एक नंबर के लिए लड़ाई है। अब जो भी आप क्वेश्चन ठीक करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो करेक्ट होंगे उससे जीआरएफ हो रहा है। ठीक है, परसेंटेज, परसेंटाइल, ठीक है, रहने दीजिए जो भी है एनटीए का कंसेप्ट, लेकिन आपने नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए और कितने ठीक अटेम्प्ट किए, करेक्ट कितने थे, एक एक क्वेश्चन आपको जीआरएफ की तरफ लेके जाएगा। तो हमें जो चीज़ें ईजी हैं, जिसमें सिर्फ कंसेप्ट फॉर्मेशन की और क्लियर, उसके बाद आपको रिवीजन की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपने इतने अच्छे से कर लिया, डन हो गया, तो वहाँ मार्क्स आ गए। ठीक है, आपके डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट, पैरामेट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, पैरामीटर, दैट मीन्स कुछ पैरामीटर्स आर गिवन, देन यू फाइंड द टेस्ट। देन नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, कोई पैरामीटर गिवन नहीं है, तब आप कैसे टेस्ट करेंगे। अब रिपोर्ट राइटिंग पे क्वेश्चन बन जाएगा पेपर 1 में भी। ठीक है, तो रिपोर्ट राइटिंग, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये पूरी यूनिट जो है वो 10 मार्क्स, 10 क्वेश्चन इसके निकलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव बिजनेस मैनेजमेंट एंड एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ईजी है, ईजी तो है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन गलत होते हैं क्योंकि डीप अंडरस्टैंडिंग, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड पेपर 1, टीचिंग एप्टीट्यूड में देखी जाए तो क्या था, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, क्लासरूम कम्युनिकेशन, और कैसे आप क्लास में टीच करेंगे, हाउ यू टीच इन योर क्लास, लेकिन फिर भी क्वेश्चन गलत। तो दैट मीन्स आप समझ नहीं रहे कि टीचर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए। सेम एज बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एज अ ऑर्गेनाइजेशन ट्रीट करना है खुद को, कि अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन है तो आप क्या करेंगे, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आप क्या करेंगे, एम्प्लॉयर है तो क्या करेंगे। स्पैन ऑफ कंट्रोल पे क्वेश्चन बनता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन बनता है, लीडरशिप थ्योरीज ऑलरेडी लेक्चर अवेलेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जॉब इवैल्यूएशन ऐसा टॉपिक है जिससे शायद ही कभी क्वेश्चन आया हो, जॉब इवैल्यूएशन
क्वेश्चन आता ही आता है। बेसिक क्वेश्चन भी पूछ लेंगे, आपसे पूछ लेंगे कि जॉब इवैल्यूएशन का मीनिंग बता दीजिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। परफॉर्मेंस अप्राइज़ल इंक्लूडिंग 360 डिग्री ऑफ परफॉर्मेंस अप्राइज़ल। अब 720 भी आ चुका है, ठीक है? 360 डिग्री तो आपने करना ही, 720 भी कर लीजिए। पर्सनैलिटी आपकी वो लर्निंग थ्योरी वाली पर्सनैलिटी थ्योरीज़ नहीं है ये। ऑर्गेनाइजेशन में पर्सनैलिटी के लिए जो थ्योरीज़ गिवन है, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे क्वेश्चन बनता है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर पे क्वेश्चन बनता है और सब बहुत ईज़ी है, मार्क्स गेनिंग है। तो आपने वो उस पर काम करना है, ठीक है? हो सकता है बहुत जल्दी-जल्दी मैं आपको करवा रही हूँ क्योंकि टाइम की एक शॉर्टेज रहती है मेरे पास भी और मुझे लगता है कि हमारे माइंड को हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। बहुत ही स्लो हम स्टडी करेंगे, बहुत स्लोली हम सुनेंगे, स्लोली बोलेंगे, तो माइंड भी स्लो हो जाता है। तो एक्टिव और एनर्जी एनर्जी के साथ आप करें। हाँ, कभी तबीयत ठीक नहीं है, आप नहीं बोल पा रहे अच्छे से, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन कोशिश यही रहती है कि कम टाइम में ज़्यादा सिलेबस आपको मैं करवा दूँ। आपकी कंसेप्ट फॉर्मेशन होनी चाहिए, अल्टीमेटली रिजल्ट आना चाहिए कि कंसेप्ट क्लियर हो गए, समझ आ गए। देन वी हैव बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। देखिए, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की बात करेंगे, सारे बैंक्स की याद करेंगे हम इसमें, कब कौन सा बैंक फॉर्म हुआ था, एट प्रेजेंट गवर्नर कौन है, आरबीआई। ये मैं सब आपको एक बार डिटेल वीडियो लेक्चर बनाकर 1 मिनट में भी सब एक्सप्लेन करूँगी, जिससे कि 1 मिनट में आपको आरआरबी डिस्कस कर लिया, आरबीआई डिस्कस कर लिया, फाइनेंशियल मार्केट डिस्कस कर लिया, मनी मार्केट क्या होती है। हमें मेनली की कंसेप्ट क्लियर करने हैं, की कंसेप्ट माइंड में आ गए कि अच्छा मनी मार्केट किस लिए है, कैपिटल मार्केट किस लिए है। तो आप कुछ भी पूछ लीजिए, समझ आने लग गई ये चीज़ें, ठीक है? तो ये है आपके फाइनेंशियल रेगुलेटर्स वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनेंशियल सेक्टर इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। देन आपका बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग। जब ये कंसेप्ट आ रहे थे तो लगा था कि ये सक्सेसफुल नहीं होंगे, लेकिन अब बिना मोबाइल के यूज़ के आपको अपने साथ कैश नहीं कैरी करना पड़ता, आप मोबाइल से पेमेंट कर सकते हैं। तो ये बहुत ईजी हो चुके हैं और बहुत इफ़ेक्टिव हैं। तो ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है आज के टाइम के लिए, इसलिए क्वेश्चन भी बनते हैं। इंश्योरेंस पे क्वेश्चन बनता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, रिस्क क्लासिफिकेशन, कैसे आप रिस्क क्लासीफाई करेंगे। ज़्यादा सिलेबस है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन सब कुछ हम कवर करेंगे। मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग कंसेप्ट, अप्रोचेस, मार्केटिंग चैनल्स, मार्केटिंग मिक्स। ये वो यूनिट है जिससे कई बार 10 टू 12 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। रीसेंट ट्रेंड से बहुत क्वेश्चन आते हैं और आप जैसे ही कंसेप्ट क्लियर करेंगे, आपको लगेगा अरे ये तो फ्री के नंबर थे। ठीक है, प्रोडक्ट डिसीजन, आप मार्केटिंग कर रहे हैं, आपका अल्टीमेट रिजल्ट है प्रोडक्ट। अगर आपके पास एक अच्छा प्रोडक्ट है, आपको शायद मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग की भी रिक्वायरमेंट ना हो, तो प्रोडक्ट डिसीजन, प्रोडक्ट लाइन कैसे होती है, कैसे प्रोडक्ट को मैनेज करेंगे, एंटरप्रेन्योर की तरह सोचिए, प्रमोशन कैसे करेंगे, सेल्स प्रमोशन करना है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी चीज़ें करनी है। तो पूरी की पूरी यूनिट इंपॉर्टेंट है, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, आप डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, बीइंग अ सेलर, आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आप कैसा चैनल होंगे आपके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस, कंज्यूमर से कंसर्न तो हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, कंज्यूमर की बाइंग प्रोसेस, अब आर-एन-डी होती है, आर-एन-डी मीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है। ऐसे ही प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च नहीं किया जाता, पहले रिसर्च होती है, देखा जाता है कि कस्टमर को क्या चाहिए, वही बनाया जाता है। ठीक है, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है। ट्रेंड्स इन मार्केटिंग, एक ट्रेंड लिख दिया और सब कुछ आ जाता है। सोशल मार्केटिंग, ग्रीन मार्केटिंग, न्यू ट्रेंड्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, ये आपका 2022 का सिलेबस है। अभी तक इसमें कोई चेंज नहीं है, चेंज होगा तो आपको मेंशन कर दिया जाएगा। लास्ट जो आपकी यूनिट है, आपकी लीगल एस्पेक्ट, ये आपकी यूनिट है लास्ट 9 और 10। इसमें आपको चीज़ें समझनी है और एज़ इट इज़ लर्न करनी है। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम करेंगे आपका, जिसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या कहा गया था, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय, देन नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट्स, देन आपका कंपनीज एक्ट 2013, ये आपने 12th में किया है, बीकॉम में किया है, आपका बीकॉम की पूरी अकाउंटिंग आ जाती है। लीगल एस्पेक्ट्स खुद समझ रहे हैं हम और एज इट इज़ हम समझेंगे और करेंगे। इसमें से 5 टू 6 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चंस इतने भी आते हैं। जीएसटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कब आया था, कैसे अप्लाई होता है, क्या-क्या इसमें काम हो रहे हैं। कॉम्पिटिशन एक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, स्ट्रक्चर और प्रोसीजर ऑफ एलएलपी। तो सभी एक्ट हैं और आपको एज़ इट इज़ समझने हैं और लर्न करने हैं। देन लास्ट आपकी जो यूनिट है 10 इनकम टैक्स, इसमें डिडक्शंस इंपॉर्टेंट है, हर साल डिडक्शन में से क्वेश्चन आता है। कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग पे क्वेश्चन आता है और बेसिक क्वेश्चन होता है, इसका मीनिंग पूछ लेते हैं आपसे। एग्रीकल्चर इनकम है, सेक्शन लर्न करने हैं, करवा देंगे लर्न आपको। तो आपसे मुझे भी एक सपोर्ट चाहिए कि अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, कॉमर्स स्टूडेंट्स जो चाह रही थी, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ मैम कॉमर्स कवर कीजिए,
तो आपकी रिक्वेस्ट पे मैं अब कॉमर्स में बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको एक्सप्लेन करूँगी। ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियो लेक्चर अवेलेबल भी हैं। तो आपको अगर वीडियोज़ अच्छी लगेंगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। दिस इज़ अ रिक्वेस्ट कि आप तो एक मोटिवेशन भी दीजिए। लाइक, शेयर, कमेंट से मुझे कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं हो रहा। मुझे वैसे भी कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं हो रहा। सिर्फ़ एक पैशन है टीचिंग का और मुझे कवर करवाना है सिलेबस। मैं चाह रही हूँ कि बहुत स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाए जो अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे अ कोचिंग को, या आपका एक जो नेट का टारगेट है वो आपको अचीव करना है, नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना है, तो उसमें मैं कुछ हेल्प कर पाऊँ, तो मैं उस टास्क के लिए लगी हुई हूँ। तो एक ऐसा कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं है कि मैं आपको लाइक, शेयर, कमेंट के लिए कह रही हूँ। चैनल प्रमोट होगा, एक मोटिवेशन मिलती है कि आई एम ऑन अ राइट पाथ, क्योंकि जैसे आपको एक मोटिवेशन चाहिए मुझसे, रिक्वेस्ट करते हैं, मुझे भी एक मोटिवेशन चाहिए कि हाँ, स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं, मुझे उनके लिए काम करना है और वीडियोज़ प्रिपेयर करनी है। तो अगर वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट।